नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री आवास में समन्वय और नीति निर्धारण परिषद की पहली बैठक आयोजित। हिमालयी राज्यों के बीच तालमेल बढ़ाने पर जोर। क्षेत्रीय विकास और साझा चुनौतियों के समाधान पर मंथन। उत्तराखंड बोर्ड ने जारी किया हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का परिणाम। 10वीं का 92.10% तो 12वीं का रहा 85.11%। बेटियों ने फिर मारी बाजी, शिक्षा मंत्री ने दी बधाई। संविदा पर 16 साल से कार्यरत असिस्टेंट प्रोफेसर के नियमितीकरण का मामला। हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय और राज्य सरकार को दिया 4 सप्ताह का समय। नियमों के तहत कार्रवाई के आदेश। चारधाम यात्रा को देखते हुए हरिद्वार में खाद्य विभाग की सख्ती। होटल, ढाबों और रेस्टोरेंट में छापेमारी। नियमों के उल्लंघन पर कई मालिकों को थमाया नोटिस। उत्तराखंड में मौसम लेगा करवट। देहरादून समेत कई जिलों में बारिश और तेज हवा का अलर्ट। मैदानी इलाकों में गर्मी का कहर। 3 शहरों का तापमान 40 डिग्री पार। खबर विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिमालयी राज्यों के बीच बेहतर तालमेल और साझा नीति निर्माण की दिशा में अहम पहल की है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में हिमालयी राज्यों से समन्वय और नीति निर्धारण परिषद की पहली बैठक आयोजित की गई, जिसमें क्षेत्रीय विकास को गति देने और साझा चुनौतियों के समाधान पर विस्तृत मंथन हुआ। बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमालयी राज्यों की भौगोलिक और पर्यावरणीय परिस्थितियां काफी हद तक समान हैं। ऐसे में आपसी सहयोग और अनुभवों के आदान प्रदान से प्रभावी और व्यवहारिक नीतियां तैयार की जा सकती हैं। उन्होंने बेस्ट प्रैक्टिस मॉडल अपनाने पर जोर देते हुए कहा कि जो राज्य किसी क्षेत्र में बेहतर काम कर रहे हैं, उनके मॉडल को अन्य राज्यों में लागू किया जाना चाहिए। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कुमाऊं विश्वविद्यालय में लगभग 16 वर्षों से संविदा पर कार्यरत कॉमर्स के असिस्टेंट प्रोफेसर के नियमितीकरण के मामले में विश्वविद्यालय और राज्य सरकार को सख्त निर्देश जारी किए हैं। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि याचिकाकर्ता के दावे पर नियमानुसार विचार करते हुए विश्वविद्यालय को 4 सप्ताह के भीतर निर्णय लेना होगा। मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। अदालत ने निर्देश दिए हैं कि याचिकाकर्ता को 2 सप्ताह के भीतर एक नया प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा। विश्वविद्यालय को इस प्रतिवेदन पर 5 दिसंबर 2025 की अधिसूचना के अनुसार 4 सप्ताह की अवधि में निर्णय लेना होगा। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद ने शनिवार को 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया। परीक्षा परिणाम की औपचारिक घोषणा प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की उपस्थिति में की गई। हाई स्कूल में 92.10% और इंटरमीडिएट में 85.11% छात्र छात्राएं पास हुए हैं। 10वीं में नैनीताल के अक्षत गोपाल ने 500 में से 491 अंक लेकर स्टेट टॉप किया है। वहीं 12वीं में बागेश्वर की गीतिका पंत और ऊधम सिंह नगर की सुशीला मेहंदी रेट्टा ने 490 अंक लेकर संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया है। जिलावार रिजल्ट में बागेश्वर दोनों ही कक्षाओं में टॉप पर रहा। इस बार भी लड़कियों का रिजल्ट लड़कों से बेहतर रहा है। शिक्षा मंत्री ने 12वीं की टॉपर गीतिका पंत से फोन पर बात कर उन्हें बधाई दी। सभी छात्र छात्राओं को शिक्षा विभाग की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि इस बार हमारा जो हाई स्कूल का रिजल्ट है ये पिछले साल की तुलना में लगभग 1.5% ज़्यादा रहा है और
टोटल हमारा जो परीक्षा परिणाम रहा है वो 92% से ज़्यादा रहा है। और इसमें बड़ी बात यह है कि लगभग 30% बच्चे हमारे फर्स्ट क्लास आ रखे हैं। और उससे बड़ी बात यह है कि 7.5% बच्चे हमारे 75% से ज़्यादा आ रखे हैं, जिनके कि 75% से ज़्यादा नंबर हैं। इनकी संख्या भी 7.5% है। और हमारा जो रामनगर का ईशान कोठारी है, उसने हाई स्कूल में टॉप किया है। मैं अपनी ओर से उनके गार्जियंस को भी, टीचर्स को भी और उनके सभी परिजनों को अपनी ओर से बधाई दे रहा हूँ। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा 2026 के नतीजों में इस बार एक ऐसा नाम सामने आया जिसने पूरे प्रदेश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। रामनगर के एक साधारण परिवार से आने वाले अक्षत गोपाल ने असाधारण प्रदर्शन करते हुए हाईस्कूल परीक्षा में प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया। रामनगर के एमपी हिंदू इंटर कॉलेज के छात्र अक्षत गोपाल ने 500 में से 491 अंक हासिल कर 98.2% के साथ टॉप किया। उनकी इस सफलता ने न सिर्फ उनके परिवार बल्कि पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ा दी है। हर कोई अक्षत की मेहनत और लगन की तारीफ कर रहा है। खास बात यह है कि अक्षत ने बिना किसी ट्यूशन के यह मुकाम हासिल किया। बहुत अच्छा लग रहा है और इसका जो श्रेय है मैं अपने घर वालों को और अपने टीचर्स को देना चाहती हूँ। आगे भी मैंने करने का कुछ ऐसा सोचा नहीं है। 11th में पीसीएम लेने का सोचा है अभी। पापा टीचर और मम्मी हाउसवाइफ है। स्कूल में सभी शिक्षक और बच्चे जो हैं वो बेहद खुश हैं और हम सब खुश हैं और ये रामनगर के लिए भी एक जो है फ़ख्र की बात है। तो हम तो कहते हैं कि पूरे शहर में इससे खुशी का माहौल है। ये बच्चे को हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई उन सारे बच्चों को जिन्होंने बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। और जिस बच्चे ने टॉप किया है ये तो वास्तव में बेहद गर्व की बात है इस विद्यालय के लिए और हमारे लिए। बीजेपी विधायक आशा नूटियाल ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने विपक्ष खासकर कांग्रेस की भूमिका पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करती हैं जिन्होंने महिला आरक्षण बिल को विशेष सत्र के माध्यम से लाकर नारी शक्ति को सशक्त बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया। लेकिन कांग्रेस ने लोकसभा में अपने चाल, चरित्र और चेहरे को उजागर करते हुए इस बिल के प्रति नकारात्मक रवैया अपनाया। देखिए, मैं पहले तो अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उत्तराखंड देवभूमि से और केदारनाथ क्षेत्र से कि उन्होंने महिला आरक्षण बिल को लोकसभा में विशेष सत्र के माध्यम से ला करके नारी शक्ति को जो सशक्त बनाने का वो काम कर रहे थे, उसके लिए हम सभी उनके आभारी हैं। संपूर्ण मातृशक्ति उनके धन्यवाद करती है। लेकिन उस बिल को जिस तरह से लोकसभा में पास किया जाना था, कांग्रेस ने जो अपना चाल, चरित्र और चेहरा वहां पर से दिखाया, तो वो बरसों से का जो उनका चरित्र था वो देखने को मिला है। इतने लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार इस देश में रही है। कांग्रेस चाहती तो उस बिल को पास कर सकती थी, लेकिन पूर्ण बहुमत होने के बावजूद भी कांग्रेस ने कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया जो देश की आधी आबादी है और उनका उपयोग करने का काम किया, उनको दबाने कुचलने का काम किया। मैं उनकी घोर निंदा करती हूँ कांग्रेस पार्टी सहित उनके सहयोगी दलों की, जो हमेशा से इस देश की मातृशक्ति के विरुद्ध का उन्होंने काम किया है। मातृशक्ति को अपमानित करने का उन्होंने हमेशा काम किया है। और हिमालय पुत्र के नाम से विख्यात स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती पर देहरादून के एमडीडीए कॉम्प्लेक्स में उनकी मूर्ति पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने माल्यार्पण किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि बहुगुणा भारत सरकार में अनेक पदों पर रहते हुए पहाड़ की चिंता की ओर और उसके विकास के लिए काम किया। सीएम ने कहा कि पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त शासन किया, वो हम सभी के प्रेरणा स्रोत हैं।
उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में भारत सरकार में अनेक पदों पर अनेक जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। उनका जीवन हम सब के लिए प्रेरणा है। उनकी 107वीं जयंती है। मैं उनको समस्त प्रदेशवासियों की ओर से नमन करता हूँ। एक सामान्य स्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में यहाँ पैदा होकर उन्होंने प्रयाग में जाकर, उस समय के इलाहाबाद में जाकर एक अपना स्थान बनाया और पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भारत सरकार में अनेक पदों पर रहकर अनेक विकास कार्यों को आगे बढ़ाया। पारदर्शिता, भ्रष्टाचार से मुक्त करने में, साफ सफाई से काम करने में और एक व्यवस्था जो उन्होंने बनाई उस समय लोगों के साथ बहुत सहजता से, अनेक बार उनको बहुत सारी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन वो उनके सामने कभी झुके नहीं, हमेशा डटे रहे। ये हम सब के लिए बहुत प्रेरणा है। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गुदियाल ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा की 107वीं जयंती के अवसर पर उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने बहुगुणा के योगदान को याद किया और उन्हें एक प्रेरणा स्रोत नेता बताया। कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हेमवती नंदन बहुगुणा को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। वो पहाड़ के वास्तविक रूप में सपूत थे। पहाड़ का दर्द उनके मन में पहले से रहा और उन्होंने एक पहाड़ी होने का वो कहते थे कि हिमालय टूट सकता है पर झुक नहीं सकता, लेकिन हिमालय टूटकर भी मैदानों को जीवन देता है। मैदान में उपजाऊ ज़मीनें वो हिमालय टूटकर पैदा करता है। तो इसलिए उनका ये विचार बहुत बृहद और बहुत बड़ा विचार था। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। हिमालय पुत्र के नाम से विख्यात हेमवती नंदन बहुगुणा की 107वीं जयंती पर देहरादून में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। एमडीडीए कॉम्प्लेक्स में आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री खजान दास ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। खजान दास ने कहा कि बहुगुणा जी पहाड़ की आवाज थे और उन्होंने हमेशा जनहित, सामाजिक न्याय और विकास को प्राथमिकता दी। उनका जीवन सादगी और संघर्ष का प्रतीक रहा, जो आज भी सभी के लिए प्रेरणादायक है। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और आमजन भी मौजूद रहे। इस अवसर पर हमारे सूबे के मुख्यमंत्री जी और तमाम माननीय मंत्रीगण और पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान विजय बहुगुणा जी भी यहाँ पर थे। उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और उनको हर समय, हर पल, चाहे उनकी पुण्यतिथि हो, चाहे जन्मदिवस है, उनको याद किया जाएगा। जिस तरह से भारत के विकास में और उत्तराखंड के विकास में और उत्तर प्रदेश के विकास में जो एक अहम भूमिका उन्होंने निभाई है। और आज हम बात करते हैं पर्वतीय विकास मंत्रालय, ये माननीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी की देन है। जब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और अनेक मंत्रालय उनके पास रहे और उन्होंने चिंता की है हर तरह से उत्तराखंड की भी और पूरे प्रदेश की और पूरे देश। उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा की 107वीं जयंती पर कांग्रेस ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। देहरादून के एमडीडीए कॉम्प्लेक्स में कांग्रेस नेताओं ने बहुगुणा की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि देकर नमन किया। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि उनकी प्रशासनिक क्षमता, राजनीतिक कौशल और स्वतंत्रता संग्राम में योगदान अविस्मरणीय है। भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। धस्माना ने कहा कि कांग्रेस में सक्रिय नेता के रूप में स्वर्गीय बहुगुणा ने अपना जीवन देश सेवा में लगाया। नेता स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी की आज 107वीं जयंती है और पूरे देश में
और उत्तराखंड में, क्योंकि उत्तराखंड उनका मूल था, पौड़ी गढ़वाल के थे, बुगानी गांव के, यहाँ और पूरे देश में लोग आज उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। उनकी जो प्रशासनिक क्षमता थी, जो उनका राजनीतिक कौशल था, जो उनका स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका थी, 10,000 रुपया जिंदा मुर्दा इनाम रखा था अंग्रेज सरकार ने उनके ऊपर, और उसके बाद 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जो उनकी अग्रणी भूमिका थी, उसके बाद कांग्रेस, जब देश आज़ाद हुआ, कांग्रेस के सक्रिय नेता के रूप में उन्होंने अपना योगदान दिया। 1952 में पहली बार उत्तर प्रदेश की विधानसभा में निर्वाचित होकर के गए, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी से लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, केंद्र के मंत्री बने। देश के सेकुलर जो क्रेडेंशियल्स हैं उनको हमेशा बहुगुणा जी ने जीवित रखा। एक धर्मनिरपेक्ष नेता के रूप में आज पूरा देश उन्हें ऐसे समय में याद कर रहा है जब पूरे देश में आज सांप्रदायिकता का जहर घोला जा रहा है, आज पूरे देश को हिंदू और मुसलमान के नाम पे बांटा जा रहा है। ऐसे समय में बहुगुणा जैसे नेताओं की याद आती है, उनको हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। कुंभ मेला 2027 में लोगों को साइबर क्राइम और ठगी से जुड़ी शिकायतों के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। इस बार कुंभ मेले में अलग से एक साइबर थाना बनाया जाएगा, जिसमें आईटी और साइबर एक्सपर्ट पुलिसकर्मियों की तैनाती होगी। कुंभ मेला प्रशासन के साथ साथ कुंभ मेला पुलिस भी अपनी तैयारियों और रणनीति बनाने में जुटी हुई है। कुंभ मेला लगभग 2027 में लगभग 35 थाने बनाए जाने का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है। जिस तरह से हम लोग एक डिजिटल युग में ज़्यादा से ज़्यादा प्रवेश कर रहे हैं, वैसे जो डिजिटल क्राइम है वो भी बढ़ रहा है और साइबर क्राइम भी इसी का एक हिस्सा है। और पुलिस भी साइबर क्राइम से निपटने के लिए लगातार प्रयत्नशील है। आगामी कुंभ मेले के दौरान भी हमारा ये प्रयास रहेगा कि साइबर क्राइम अगर कोई होता है तो त्वरित संबंधित व्यक्ति को इससे हम लोग राहत दे सकें। इसके लिए हम लोग एक अलग से साइबर थाने का भी प्रस्ताव जो हमारे यूजुअल थाने होते हैं उनके अलावा कर रहे हैं। कुंभ मेले के लिए फोर्स अगर हम परंपरा को देखें तो कई चरणों में आता रहा है और अभी प्रथम चरण का फोर्स हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसी महीने तक हमारे पास आ जाएगा। तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा, चूँकि अभी 4 धाम में भी काफ़ी हमारा फोर्स इंगेज्ड है, उसके बाद फिर कांवड़ में भी काफ़ी फोर्स इंगेज्ड होता है, तो एक तरह से कांवड़ के बाद फिर काफ़ी संख्या में फिर फोर्स की वृद्धि होती है। हरिद्वार में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। 4 धाम यात्रा को देखते हुए खाद्य विभाग की सख्ती। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर होटल, ढाबों और रेस्टोरेंट में छापामारी। बहादुराबाद क्षेत्र में 14 ढाबों, होटलों का खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने निरीक्षण किया। कई जगह फूड लाइसेंस और डिस्प्ले बोर्ड नहीं मिलने पर नोटिस जारी किया गया है। नियमों के उल्लंघन पर कई ढाबों को नोटिस, खराब तेल, गलत रजिस्ट्रेशन और जरूरी दस्तावेज न होने पर कार्रवाई। हाईवे पर भी संयुक्त टीम का जांच अभियान। चंडी मंदिर से गेंडी खाता तक 9 ढाबों की जांच की गई। बिना लाइसेंस पर सख्ती, रेट लिस्ट और साफ सफाई के लिए सख्त निर्देश दिए गए। हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र में नेहरू कॉलोनी स्थित किराए के कमरे में एक युवक ने आत्महत्या कर ली, जिसका पंखे से शव लटका मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक की पहचान लखीमपुर निवासी आकाश के रूप में हुई, जिसकी करीब 9 महीने पहले शादी हुई थी और पत्नी के साथ किराए के मकान में रहता था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। उत्तराखंड में भीषण गर्मी के बीच अब मौसम करवट लेने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक और वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर CS तोमर ने प्रदेश में अगले कुछ दिनों के लिए बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। डॉक्टर तोमर के अनुसार वर्तमान में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसे बंगाल की खाड़ी से आने वाली नम ईस्टर्ली हवाओं का भी साथ मिलेगा। देखिए, जो अभी एक जो है पश्चिमी विक्षोभ के कारण और जो है ईस्टर्ली भी हमारे को मिलने वाला है, तो अगले कुछ दिन में हम कुछ एक्टिविटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हालांकि हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। तो शुरुआत में जो उत्तर के हमारे जो अगले 24 घंटे में उत्तर के जो हमारे जिले हैं, खासतौर से उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जिले,
उसमें हमको 24 घंटे में हल्के से हल्की बहुत हल्की बारिश कहीं देखने को मिल सकती है और 4400 मीटर से ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी भी। सिमिलरली अगले उसके बाद 25 तारीख को एक्टिविटी थोड़ा सा ऊपर के जो उत्तर के जिले हैं जो मैंने बताया वो उनमें थोड़ा एक्टिविटी और बढ़ जाएगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।